साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आज के लिए फिर से एक बार नमस्कार सॉरी। साथियों, कल से स्वागत है आप सभी होपफुली का आप पूरी तरह से मुझे लाइव देख पाएंगे। आज मेरी रिटर्निंग है, तो चलिए आज के लिए इस सेशन को फिलहाल इसी रूप में देखते हैं। तो भारत के चुनावों को प्रभावित ना करे पश्चिमी देश, ऐसा रिमार्क रूस की तरफ से क्यों आया है अमेरिका के लिए। और विशेष रूप से आप सबको भी यह समझने की ज़रूरत है कि अचानक बाढ़ सी आ गई है विदेशों से आने वाले कमेंट्स को लेकर के। अगर आप थोड़ा भी तार्किकता, रैशनैलिटी लगा के देखें तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि हमारे लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ही ऐसा क्यों हुआ कि निज्जर मामले में कनाडा के पीएम इतने एक्टिवेट हो जाते हैं, पन्नू मामले में अमेरिका एक्टिवेट हो जाता है, सीक्रेट स्पाइसेस को लेकर के सब ऑस्ट्रेलिया एक्टिवेट हो जाता है, साथ ही साथ कनाडा में बैठे हुए कांग्रेस के जो ओवरसीज अध्यक्ष हैं वो बयानबाजी करने लगते हैं, विदेशों में बैठे हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स इंडिया के बारे में व्लॉग्स बनाने लगते हैं, वीडियोस बनाने लगते हैं। ऐसा क्या हो रहा है वर्ल्ड वाइड? तो भाई साहब, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शन है और हर आदमी चाहता है कि भैया हमारी वजह से अगर थोड़ा बहुत भी प्रभाव डाला जा सके तो डाल दिया जाए, और उसी को प्रभावित करने के क्रम में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए आपको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं, और रूस का स्टैंड इसलिए बताते हैं क्योंकि रूस खुद से इन सब चीज़ों से गुजरता है। आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी आज के सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी प्रेषित की जा रही है, अभी एक बच्चा आवाज़ स्लो करके मेंशन कर रहा है। प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रॉपर आवाज़ आ रही है भाई। बाइडेन की बात करेंगे आज के सेशन में, बाइडेन के साथ साथ पुतिन की बात करेंगे, पुतिन के भारत के साथ रिश्तों की बात करेंगे, और पुतिन के डिपार्टमेंट में मारिया जकोरोवा जो कि रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन है उनकी बात करेंगे। चूंकि भारत के अंदर इलेक्शन है और ऐसी स्थिति में रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से यूएस के एलिगेशन पर पन्नू मामले के अंदर कमेंट आ जाता है कि भैया तुम लोग तो रहने ही दो, तुम लोग बैठ करके केवल इस मामले को, और सबको पता है जी पंजाब में चुनाव कब है, आप तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बाकी बाय द वे, पुतिन की जब चर्चा हो रही है तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से भी, सो दैट ये पता रहे कि आप लोग लाइव में प्रेजेंट हैं और आप सेशन में एंट्री ले चुके हैं। बताइए जरा, रशियन व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट, उन्होंने हाल ही में प्रेसिडेंट के कौन से टर्म के लिए शपथ ली है? आपके सामने चार विकल्प हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पोल दिया गया है, लाइव पोल है, आप जाकर पार्टिसिपेट करें। तब तक मैं आपको थोड़ी जानकारी हमारे कोर्सेज की दे देता हूं। पहला कोर्स बीपीएससी का इस समय लाइव हो चुका है, आप जाकर के क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर। यहाँ पर मेरी टीम प्रॉपर तरीके से क्लासेस कंप्लीट बीपीएससी प्री प्लस फाउंडेशन बैच ले रही है, प्री प्लस मेंस का। इसके साथ साथ बीपीएससी के बैच के साथ साथ जीएस फाउंडेशन का जो बैच है, अगर आप ये भी लेना चाहते हैं, जो कि अलग से 1499 में उपलब्ध है रिकॉर्डेड बैच, आप उसे, जिसमें कि मैंने ही चारों सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं, आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और ऑलरेडी जिसने हमारा ये बैच लिया हुआ है जीएस फाउंडेशन का, वो 799 के अंदर अपने इस बैच को अगले एक साल के लिए रिन्यू कर सकता है बाय यूजिंग कूपन कोड अंकित50। इसके साथ साथ यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं मेरे, तो नोट्स भी आपको हमारे पास से डिलीवर हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स हैं, और वो आपको मात्र 1999 में चारों सब्जेक्ट्स के नोट्स ऑर्डर किए जाकर, मतलब अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ऑर्डर करके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है साहब, चलिए तो शुरू करते हैं। ये जो हंसते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या ये वाकई में एक दूसरे के प्रति उतना ही अच्छा भाव रखते हैं? संभवतया नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब चुनाव हो और ऐसे लोगों की एंट्री हो, और उन लोगों की एंट्री पर सबसे बड़ा जो रुदन मचाने वाले लोग हों वो खालिस्तानी हों। क्योंकि हाल ही में पता चला कि खालिस्तान के अंदर एक आतंकी की, जो कि भारत का सेपरेटिस्ट था, जो भारत के लिए खालिस्तान की मांग करता था, भारत को तोड़ने की मांग करता था, उसके लिए ये प्राणी जो G20 में आकर भारत से डांट सुनकर गया था, वो अमेरिका को अपने साथ लेकर के पन्नू को भी साथ में लपेट करके विवादित बयान देने के लिए उतर आया। आपको मालूम होगा, पन्नू के बारे में भी निकल कर आया था कि कोई निखिल गुप्ता करके आदमी है, अमेरिका ने कहा था कि इसको मारने के लिए इंडिया ने उसे एज ए स्पाई यूज किया है। भारत ने इन तीनों को, या फिर ये कहिए कि भारत ने इन दोनों को समझाने के लिए क्या कुछ किया, आज के सेशन में हम और विस्तार से चलने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि निज्जर की हत्या पर ऑलरेडी अमेरिका बोल चुका है। ठीक है, हमने पहले भी कहा था कि खालिस्तानियों को दुनिया के अंदर कोई ना कोई मार रहा है। 4 दिन पहले एक बयान निकल कर आया अमेरिका, कनाडा का, कि लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं जो कि कनाडा के अंदर बैठ करके निज्जर को मार रहे हैं। अच्छा, उन्होंने 3 लोगों की तस्वीरें जारी की। अब बाकायदा टाइम को देखिए, टाइम की मतलब कवायद देखिए कि ये लोग जो अपने आप को इतनी बड़ी सीक्रेट सर्विस बताते हैं, लास्ट मोमेंट पर इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ
कि इनको 3 लोग मिलते हैं, 3 को जेल डाल दिया जाता है और ये कह करके कि साहब आप यहाँ पर निज्जर की हत्या करने आए थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें भारत के अंदर एक व्यक्ति जो जेल में है उससे रिलेट कर दिया गया है कि ये लॉरेंस गैंग के गुर्गे हैं जिन्हें भारत की सीक्रेट सर्विसेज अलाउ करवा करके मरवा रही हैं, बाहर से मरवा रही हैं आतंकियों को। ऐसा कह करके इन्होंने हमारे बारे में बयान दिया। खैर, भारत में चुनाव हैं और ये आप और हम अच्छे से समझते हैं, और जब भारत में चुनाव हों तो जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। आसान भाषा में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज भारत से लगभग 18 लाख के आसपास सिख पंजाब से निकल कर 18 लाख से अधिक जो इंडियंस हैं वो कनाडा में रहते हैं। लगभग उनमें से 8 लाख सिख हैं जो कि कनाडा में रह रहे हैं। इन कनाडा के अंदर रह रहे सिखों का फेवर चाहता है कौन? चाहता है कनाडा चाहता है। अब कनाडा क्यों चाहता है? क्योंकि कनाडा में जो वर्तमान में ट्रूडो की पार्टी है वो एक और व्यक्ति है जो सिख है जिसका नाम है जपनीत, उसके समर्थन से चलती है। सरकार इन दोनों की मिलकर चलती है, ट्रूडो प्लस जपनीत की। जपनीत जो है वो एक सिख हैं। 8 लाख लोगों का ये अपने आप को प्रतिनिधि मानते हैं, ठीक है। अब इन 8 लाख को एक करके रखना है तो ये तो इनका निजी स्वार्थ हुआ, इनके यहाँ के इलेक्शंस। लेकिन साहब ये जो 8 लाख है ना वो इंडिया में किसी ना किसी परिवार से तो बिलोंग करते होंगे। भाई किसी का बेटा वहाँ रह रहा है, किसी का भाई रह रहा है, किसी का फादर रह रहा है, किसी का चाचा रह रहा है, किसी का ताया रह रहा है, फूफा रह रहा है, किसी ना। ये 8 लाख पंजाब से निकल कर वहाँ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब 8 लाख पंजाब से निकल कर वहाँ गए हैं तो कम से कम 8 की एवज में यहाँ पर अगर आप औसत भी मानकर चलें तो 80 लाख लोग, एक आदमी अगर 10 आदमी से भी कनेक्ट है, चलो 4 से भी कनेक्ट है तो 32 लाख लोग डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं कनाडा से इंडिया में। और विशेष रूप से कहां से कनेक्ट होते हैं? पंजाब से। अब पंजाब के अंदर इलेक्शन कब है? तो 1 जून को इलेक्शन है। आखिरी चरण में जो चुनाव है वो पंजाब के अंदर है। पंजाब का चुनाव अगर प्रभावित करना है तो किसी भी प्रकार से, चाहे किसान आंदोलन भारत का आंतरिक मसला हो, उस पर आकर के बयानबाजी कनाडा करने आया। क्यों? क्योंकि उसे वहां पर सिख दिखाई दिए। तो उसका दोहरा लाभ देखो, 8 लाख लोगों की अगर उसे समर्थन चाहिए तो वो जपनीत को पार्टी के समर्थन से ट्रूडो की सरकार चल रही है तो वो इसका समर्थन इनको चाहता है। तो ऐसे मुद्दे उठाने हैं जिससे इनको एक सब्ज बाग दिखाया जाए। इनको क्या दिखाया जाता है? इनको दिखाया जाता है कि आप लोगों के लिए एक अलग देश होगा जिसका नाम खालिस्तान होगा। जिस तरह से पाकिस्तान एक देश है वैसे ही इस्लाम को मानने वाले देशों का पाकिस्तान है, ऐसे ही सिख धर्म को मानने वालों का खालिस्तान होगा। ये सपना दिखाकर इन लोगों को बरगलाने का काम करते हैं और चुपचाप खुली प्रेजेंस में, यानी कि जब पीएम खड़ा है भाषण दे रहा है वहां पर सिख सेपरेटिस्ट जो अलग देश की मांग कर रहे हैं उनकी प्रेजेंस में नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सबको अच्छे से समझ में आता है। चलो कोई बात नहीं साहब, इनके यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम दिया जाता है इस चीज़ को कि हमारे यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश के अंदर एक्सप्रेशन के लिए आता है, कोई बात नहीं, इसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नाम दिया। चलिए समझ में आया। तो भाई मेरे ये बताओ, तुम जिस जगह पर तुम्हारे यहाँ पर ये इवेंट हो रहे हैं वहाँ पर ऐसे पोस्टर्स भी टके हैं जहाँ पर इंडियन पीएम को असैसिनेट करने की फोटो डाली हुई है। भारत का जो विदेश मंत्रालय काम कर रहा है या भारत के जो एम्बेसडर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको गोली मारने की तस्वीरें डाली हुई हैं कि इनको टारगेट करना है। ये कौन से देश का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है? यानी कि तुम्हारे देश में कनाडा के अंदर रहकर कोई आदमी ये सीधा बयानबाजी कर रहा है। ये तो बिल्कुल वैसे हुआ ना कि कुत्ता जब बंधा होता है कमरे में मालिक के अहाते में तो बहुत भौंकता है, लेकिन उसे खुला छोड़ दो एक बार गली के अंदर तो दुम दबा के बाहर भाग आता है। तो क्या ये ना मान लिया जाए कि कनाडा के अंदर जो इस प्रकार की हरकत करने वाले लोग हैं वो मालिक की प्रोटेक्शन में तो बहुत तेज भौंक रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें वाकई में खुला छोड़ दिया जाए, थोड़ी सी भी प्रोटेक्शन उनसे हटा ली जाए, कह दिया जाए कि आ जाओ थोड़ा सा बाहर दम आजमा लो अपना, इंडिया आ जाओ, इंडिया में एक मूवमेंट चला लो यार। वो अमृतपाल ने भी चलाया था मूवमेंट, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तुम लोग भी आ जाओ ना यार, इतने पढ़े लिखे लोग आओ, पंजाब में डेमोक्रेटिक देश है हमारा, यहाँ पर आकर के अपने लिए जनमत संग्रह कराओ यार, आ जाओ बढ़िया से। यहाँ पर अपने लोगों को वहाँ बैठ के बरगला रहे हो, अपने लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर बना रहे हो, आओ ना पंजाब में मालूम कर लो एक बार कि तुम्हारे बारे में कौन क्या चाहता है, क्या मानता है। यहाँ देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना ज़्यादा रुतबा बचा है। कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि लोगों के सेंटिमेंट्स को पकड़ना है
कि 8 लाख का तो यहां से और 32 लाख का इंडिया में वोट बैंक अगर प्रभावित हो जाए, तो अगर सरकार, सोचिए ना, आप इस तरह से सोचिए कि इंडिया के इलेक्शंस को इन लोगों की वजह से ये वोट अगर प्रभावित होता है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी पार्टी जिसको इसका फायदा होगा, कोई ना कोई ऐसी पार्टी होगी जिसको इसका नुकसान होगा। इसको चुनाव प्रभावित करना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये निकल कर आता है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ये आप और हम एनालाइज करते तब तक तो चलो कोई नहीं था। अब इनके मंत्री को सुनिए, जो कनाडा की विदेश मंत्री, जना इन्हें भी सुनिए। Canada's position has always been clear. Our job is to protect Canadians, and we stand by the allegations that a Canadian was killed on Canadian soil by Indian agents. Now, the investigation. अब पहले इतना ही सुन लो, इसने लिख बोला है कनाडा का हमारी सबसे पहला जॉब है कैनेडियंस की जान की हिफाजत करना। देखो मैडम, बात ऐसी है ना, कैनेडियंस की परवाह को हम भी ज़्यादा प्रॉपरली नहीं लेते। आपके नागरिक हैं, आप अपनी परवाह करें, अच्छी बात है। आपने कहा कैनेडियंस की हिफाजत प्रथम है। हम बता दें मैडम, इंडिया में इंडिया की हिफाजत प्रथम है। हम लोग ना व्यक्तियों से पहले देश को मान्यता देते हैं। हमारे लिए देश हमारी पहचान है, भारत हमारी पहचान है। हम इंडिया है तो हम इंडियन हैं। और मैडम बात ऐसी है ना, जिन कैनेडियंस की हिफाजत की आप बात कर रही हो, अगर वो लोग अपने देश में, आपके देश में रहकर हमारे देश को तोड़ने की बात करेंगे, तो मैडम ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपका बयान आपकी राजनीति को भले ही चमकाता हो कि आप कैनेडियंस की हिफाजत की बात कर रही हैं, ठीक बात है। भारत के अंदर भी भारत के नेता बयान यही देंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप भी ये समझ लीजिए कि हमारे लिए भारत फर्स्ट है, नंबर 1। दूसरी बात, मैडम का जो बयान है उसको अगर आपने ध्यान से सुना हो, तो इन्होंने कहा कि हम सॉवरेनिटी की सुरक्षा करते हैं, अपने देश की संप्रभुता, हम अपने देश में किसी और को इंटरफेयर नहीं करने देते। तो मैडम जी, आप जो फिलहाल कर रही हैं इंडिया के केस में, क्या कर रही हैं बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए कि आपका पीएम खालिस्तानियों के समर्थन में खड़ा होता है। आपका पीएम जाकर के वहाँ पर खड़ा होता है जहाँ पे पीएम को मारने की, हमारे पीएम को मारने की बात होती है। कोई भी हमारे देश का पीएम हो, आपको इस बात में इंटरफेरेंस देने के लिए, इस मसले को इस समय पर उठाने के लिए, और तो और 3 लोगों ने अगर निज्जर को मारा है और आप कह रहे हैं कि वो इंडियन एजेंट्स हैं, तो मैडम फिर तो इस दुनिया के अंदर ये कहना गलत नहीं होगा कि आतंकवादी भी किसी ना किसी देश के एजेंट ही होते होंगे, है ना। आतंकवादियों को आप देश से परे कैसे मान लेते हैं? इसका मतलब आपने इराक पर हमला किया था, आपने इराक की सरकार पर हमला किया था, आईसिस पर नहीं किया था, है ना। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों के लिए अब वही वाली बात है ना कि आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, वो वाली चीज़ है इन लोगों के केस में। खैर जी, आपका बयान भी सुन लिया और आपकी इस बयान को हमने इस तरह से भी मान लिया कि तुम्हारे द्वारा ये जितनी भी बयानबाजी दी जा रही हैं, इस बात को हम प्रॉपर तरीके से मानते हैं और समय आने पर इसका जवाब भी प्रॉपर आपको मिल ही जाएगा। अब साहब, इंडिया ने भी इस पर रेस्पॉन्स तो दे दिया, लेकिन बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। अमेरिका का भी मैं रोल दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको पश्चिमी देशों का रोल समझ में आ जाए। निखिल गुप्ता का नाम निकल कर आया एक सीक्रेट सर्विस एजेंट के रूप में कि पन्नू को मारने का प्लान किया गया था। बाय द वे, ये पन्नू कौन है? ये अमेरिका में बैठकर खुलेआम धमकी देता है। अमेरिका वालों, अगर तुमको ना कोई बैठकर इंडिया से धमकी दे देना, तुम्हारे लूज मोशन हो जाते हैं मेरे भाई। तुमको दुनिया में से कोई भी वीडियो जारी करके ये कह देना कि अमेरिका के लिए मैं ऐसा सोचता हूँ, तुम्हारी पूरी सीक्रेट सर्विसेज उसकी सारी जानकारी निकाल कर खड़ी हो जाती हैं देश के सामने। माना कि तुम्हारा वर्चस्व है, आज समय है तुम्हारा, लेकिन समय हमेशा नहीं रहेगा। जैसे बीज बोओगे वैसे फल काटोगे। तुम आज एक ऐसे व्यक्ति को बचा रहे हो जो कि सीधा बयान दे रहा है कि मैंने केजरीवाल को पैसे दिए थे। वो सीधा बयान दे रहा है कि मैंने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए थे एक आतंकी की हिफाजत के लिए। ये व्यक्ति वहां बैठ करके बयान देता है कि मैंने इलेक्शंस, पंजाब इलेक्शन के लिए केजरीवाल को पैसे दिए थे। यार, ये सीधा सीधा एक मोस्ट वांटेड इंडिया का तुम्हारे देश में बैठा हुआ है और बैठ करके बयान देता है कि मैं केजरीवाल को पैसा दिया। इसका मतलब तो सीधा हो गया कि तुम ये चाहते हो कि केजरीवाल जो है वो पूरी तरह से एंटी इंडिया साउंड करे, यानी कि तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा हो गया। दूसरा, ये आदमी वहां बैठ करके मोदी को गाली देता है, भारतीय जो मतलब भारत के पीएम को गाली देता है, गृह मंत्री को गाली देता है। इसका मतलब तो फिर ये सिद्ध हो गया कि ये आदमी कुल मिलाकर के भारत के अंदर एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो गया और ये तुम्हारे देश में बैठा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है पंजाब में, देश में एनडीए की सरकार चल रही है, दोनों को बैठ करके ये वहां बैठ के गाली देता है, मारने की धमकी देता है और कहा गया कि इसको मारने के लिए कोई इंडिया ने एजेंट भेजा था। इस विषय के साथ साथ एक और प्राणी निकल कर आया। ऑस्ट्रेलिया मीडिया में खबर छपी साहब इस मई की शुरुआत में। क्या आया?
नई वो निकली, न्यूज़ निकली कि 2 इंडियन स्पाइज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फॉर ट्राइंग टू स्टील सीक्रेट इन 2020। ये ऑस्ट्रेलिया की मीडिया में आया कि 2 भारतीय जासूस जो थे उनको देश से बाहर निकाल दिया गया था 2020 में। खबर कब छप रही है? 2024 में। यार मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने मई को ही टारगेट कर रखा है क्या? 2020 की खबर भी तुम्हारे यहाँ से अभी निकलनी थी क्या? मतलब तुम क्या दिखाना चाहते हो? ये 5 आई कंट्रीज में से अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तीनों के बयान तो बाहर आ चुके हैं चुनावों को प्रभावित करने के लिए। यूके पीछे रहता नहीं है, वो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा बयान दे ही देता है। न्यूजीलैंड को कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि इतने से लोग हैं वो। लेकिन तुम लोगों ने अपने स्तर पर सब तरह के बयानबाजी उस समय पर करना शुरू किया। एक और चीज़ निकल कर आई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा जी। वो इस समय इंडियन ओवरसीज जो है ना, मतलब इंडियन ओवरसीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना उसकी ओवरसीज जो शाखा है उसके प्रेसिडेंट हैं ये सैम पित्रोदा जी। हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दे दिया? क्योंकि साहब कांग्रेस की तरफ से इनके जो बयान आ रहे थे वो बड़े विवादित थे। हाल ही में सैम पित्रोदा जी कौन है, इनके बारे में मैंने पहले भी बताया, फिर से बता दूं। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय पर भी इन्होंने उनका सलाहकार बनने का काम संभाला था। ऐसे ही जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो ये उनके भी सलाहकार थे, अमेरिका में रहते हैं। अब ये अमेरिका में रह करके बयान देते हैं, अमेरिका में रह करके बयान देते हैं कि आपने अपने जीवन में खूब संपत्ति बनाई है, आपके जाने के बाद ये संपत्ति आप जनता के लिए छोड़नी चाहिए आपको। पूरी संपत्ति नहीं लेकिन आधी तो कम से कम जनता के लिए छोड़ के जाओ। ये विरासत टैक्स पर जबरदस्त बयान दे दिए। अच्छा, विरासत टैक्स पर बयान दिए सैम पित्रोदा जी बढ़िया तरीके से, जिसके चलते इंडिया में घमासान मच गया। लोगों को लगा कि कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो जो हमने कमाया है उसका आधा पैसा जनता को बांट देगी। तो आपने लोगों में एक फियर फैक्टर क्रिएट करवा दिया। हो सकता है कि सैम पित्रोदा जी के ऊपर भी आप लोगों ने कहीं से कोई प्रेशर क्रिएट करा रखा हो, या ये खुद भी अगर अमेरिका के अंदर नागरिकता लेके बैठे हैं तो हो सकता है ये वहाँ बैठ के देश के चुनावों को प्रभावित कर रहे हों। और देखिए इन्होंने बाकायदा तो एक तरह से ये चुनाव प्रभावित कैसे कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ फियर भी पैदा कर दिया अमीरों में, और गरीबों में एक विश्वास पैदा कर दिया कि यदि कांग्रेस आ गई तो तुम्हारा भला करेगी। तो भाई साहब ये क्या मतलब वेल प्लान्ड तरीके से किया हुआ गेम तो नहीं है। ऐसे ही हाल ही में इनका एक बयान और वायरल हुआ। इन्होंने हाल ही में एक न्यूज़ चैनल को अपना वो दिया, पॉडकास्ट दिया। उस पॉडकास्ट में पित्रोदा जी कहते हैं कि हम भारत जैसे विविधता वाले देश को एक साथ रख सकते हैं जहां ईस्ट के लोग तो चीनी दिखते हैं, वेस्ट के लोग अरेबियन दिखते हैं, नॉर्थ के लोग यानी अपने वाले उत्तर की तरफ वाले जो लोग हैं वो श्वेत दिखते हैं, और साउथ के लोग अफ्रीकन दिखते हैं। भाई एक बात बताओ, क्या हमारे साउथ इंडियन निग्रो हैं क्या? हैं मतलब ये क्या कहना हुआ? और ईस्ट के लोग चीनी दिखते हैं, चीनी दिखते हैं या मैंगलोइड दिखते हैं? भाई ये फीचर मैंगलोइड फीचर कहलाता है। मतलब जानबूझ करके आप इंडियंस को, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में चीन के प्रति नफरत है, आप उनको चीनी दिखा दे रहे हो। अमेरिका में बैठ करके अफ्रीकन्स, क्योंकि श्वेत वर्सेस अश्वेत की लंबी लड़ाई चली है, तो आप उन्हें अफ्रीकन्स कह दे रहे हो। ये डिस्क्रिमिनेशन करके वहां पर बैठ करके आप डिस्क्रिमिनेशन फैला रहे हो। अब यह बयान आप भी सुन लो, स्टेट्समैन करके वो है न्यूज चैनल, मतलब इसमें इन्होंने अपना ये बयान दिया। सिक्योरिटी, सो दैट्स वन व्यू एंड दैट व्यू सेंटर्स अराउंड। अब मैं इसको ज्यादा देर चलने दूंगा तो कॉपीराइट आ जाएगा। आप समझ लीजिए कि इन्होंने इसी वाले मतलब अपने पॉडकास्ट में ये बयान दिया था। ठीक है साहब। अब साहब इन्होंने अपने बात में जो कहा वो मैं यहाँ लिखित में सुना देता हूँ। इन्होंने कहा कि हम 75 साल बहुत खुशहाल माहौल में रहे, इधर उधर झगड़ों को छोड़कर हम सब साथ रहे, विविधता में एक साथ थे, सब कुछ था। हमारे देश में भाषाएं, धर्म, रीति रिवाज, खाने का सम्मान है। मैं विश्वास करता हूँ जहाँ हर किसी के लिए एक जगह है, हर कोई एक दूसरे के लिए थोड़ा बहुत समझौता करता ही है। तो भाई साहब इनके बयानों में समझौते के साथ साथ ये दक्षिण और उत्तर वाली जब बात आई तो भाई साहब इनके पुराने बयान निकाले जाने शुरू हुए कि इन्होंने 5 बार ऐसे विवादित बयान दिए हैं। फिलहाल तो ये विरासत टैक्स पर बयान दे चुके। क्या पता कि इनकी मीडिया मैनेजमेंट बहुत बढ़िया हो, इनका बयान तुरंत सुर्खी बन जाता है। इनका बयान तुरंत सुर्खी बनता है, तो ऐसी स्थिति में साहब ये बयान आ गया। दूसरा, इन्होंने सिख विरोधी दंगे, गगन माहेश्वरी, इफ़ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया प्लीज़ बी माई गेस्ट। थैंक यू सो मच भाई साहब, मोटिवेशन दे दिया है आपने, डॉलर भी दे दिए हैं, थैंक यू, डेफिनेटली वी विल ट्राई। सिख विरोधी दंगे 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। तो अब आप देखिए, एक एक करके आप चेक करते चलिए। सैम पित्रोदा जी का विरासत वाला टैक्स का बयान आता है, फिर निकल कर आता है सिख विरोधी दंगों पर बयान। इसमें यह कहते हैं कि भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था।
और ऐसी स्थिति में पित्रोदा ने कहते हैं कि 84 के दंगे हुए से हुए, उसके बाद आपने क्या कर लिए, भाजपा ने 5 साल क्या कर लिया, मतलब 84 के दंगे हो गए, अब क्या है। चलिए साहब, मिडिल क्लास के टैक्स को लेकर कहा कि तुम लोगों ने जितना टैक्स देना था दे दिया यार, और अब और कमर कस लो, टैक्स के लिए ज़्यादा स्वार्थी मत बनो। मतलब प्रॉपर तरीके से एक क्लास को, कास्ट को, क्षेत्र को टारगेट करके ये बयान देते हैं। बालाकोट के प्रति इन्होंने बयान देते हुए कहा कि भाई एक बात बताओ, पाकिस्तान को पूरे को क्यों सजा दे रहे हो, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तानियों को क्यों मिले। शाबाश। मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, इस तरह के बयान। बोले हमारे देश का प्रधानमंत्री मंदिरों में जाके ढोक देता है, हम तो सेक्युलर कंट्री हैं। सेक्युलर का मतलब इनको किसने ये समझा दिया, अरे भाई 2 प्रकार का सेक्युलरिज्म होता है, आपने 20 प्रकार की पीएचडी की हुई है, आपको भी पता है कि सकारात्मक सेक्युलरिज्म होता है, नकारात्मक सेक्युलरिज्म होता है। इंडिया में ये किसने कह दिया कि आप अपना धर्म मानना बंद कर दोगे तो सेक्युलर कहलाओगे। आपका जो धर्म है मानो ना यार, आप पीएम हो या फिर आप कोई मतलब सेवक हो, कुछ भी हो यार, आप बेरोजगार भी हो तो भी आपको अपना धर्म मानने से किसने इनकार किया। और धर्म मानना मूल अधिकार है भाई, दिखाना भी मूल अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में तुम मंदिर के ऊपर बयान दे देते हो। कुल मिलाकर के चुनावों में इस प्रकार के बयान, हालांकि कांग्रेस को देर से समझ में आया कि यार ये बयान बहुत भारी पड़ रहे हैं। कल कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने आप को पूरी तरह से इन बयानों से डिसोसिएट फील करते हैं। उन्होंने जो भी एनालॉजी दी है दक्षिण की और उत्तर की, हम उससे अपने आप को रिलेट ही नहीं करते। सुन लीजिए। The analogies given by Mr. Sam Pitroda in a recent podcast to illustrate India's diversity are most unfortunate and completely unacceptable. The Indian National Congress rejects these तो भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम लोग जो है ना पूरी तरह से The analogies given by Mr. Sam Pitroda इनसे खिलाफ है। तो द एनालॉजी यानी कि इन्होंने जो अभी बताया ना कि उत्तर भारत दक्षिण भारत कैसे कैसे है, बोले हम उसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं। ठीक है साहब। इसके तुरंत बाद ही आज सैम पित्रोदा जी का वो आता है कि इन्होंने अपनी तरफ से इस्तीफा दे दिया है। बोले साहब हो गया मेरा, तो मैं अब ज़्यादा दिन रह गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस का अध्यक्ष होने के कारण रंगभेद वाली टिप्पणी कर दी मैंने, तो चलो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। बयान दे करके इस्तीफा दे दिया। यानी कि कुल मिलाकर के भारत के बाहर रह करके कोई भी व्यक्ति भारत के बारे में कुछ भी बोल दे रहा है। कई लोग तो इतना फियर फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं, अब हम फिर से वही नाम लेंगे तो कुछ लोग फिर पिनक जाएंगे। एक तरफा चीज़ें चल रही हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी कारण से मैं इस तरह की बयानबाजी में मतलब आप लोगों को इन्वॉल्व करूं, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा आप बाइडेन का भी बयान देख ही चुके हैं। इस बात को देखने के बाद में अब रशियन टाइम्स के अंदर ये खबर छपती है और वो खबर छपती है रशिया की तरफ You know से। what? I can say that Washington should use the term repressive regime and everything that you quoted regarding Washington, with regard to Washington, because it is hard to imagine more repressive regime than Washington in international and national affairs. With regard to your question in particular, according to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in the preparation of killing of some Panoon. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. Regular groundless accusations by the US against New Delhi, and we see that they not only accuse groundlessly New Delhi but also other states in violating religious freedoms, reflects the fact that the US simply does not understand the national mindset and the historical context of the development of the Indian state, and they are not respecting India as a state. And we believe that it stems from the neo-colonial mindset, the colonial mindset during the times of slavery and imperialism. And by the way, it has to do not only with India. And the reason is that they try to unbalance the domestic political situation in India in order to make it harder to have the general parliamentary election, and that is part of the meddling into India's domestic affairs. उम्मीद है कि आप लोगों ने ये बात अच्छे से सुन ली होगी, You know, जिसमें इन्होंने ये साफ बोला है कि इंडिया के इलेक्शंस को प्रभावित करने के लिए अमेरिका बिना स्थापित हुए कि ये इंडिया ने किया है, ये प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। मतलब समझने की कोशिश करिए आप सब लोग भी कि इनकी इस बयानबाजी को दुनिया वाले भी समझ रहे हैं कि भैया तुम जानबूझकर कर रहे हो। ये बात रशिया के बयान में भी साफ दिखाई देती है। ठीक है ना।
चलिए, इसके साथ साथ रशिया ने साफ कह दिया कि यार वाशिंगटन के पास में अभी कोई रिलायबल एविडेंस ही नहीं है, लेकिन इंडिया में चुनाव है, ये उन लोगों की केवल कॉलोनियल मानसिकता दर्शाता है कि इन्होंने इंडिया को अपना उपनिवेश बनाकर रखा था, आज तक भी ये उसको उपनिवेश ही समझते हैं और इसी तरह से ये बयानबाजी करते हैं। लेकिन अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सुन ही लेना चाहिए। ये विरोध और ये जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूं, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये विरोध और ये जो तीव्रता है, सीधी बात, नो बकवास। 4 जून के बाद सब हो जाएगा समाप्त। ये था आज की पूरी कहानी का सार। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बीपीएससी बैचेस के लिए एडमिशन्स ओपन हैं, जल्दी जाकर के अपने एडमिशन्स बुक कर सकते हैं। जीएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच उपलब्ध है, नोट्स भी उपलब्ध हैं। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।